नमस्कार अन्नदाता किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, आपके इसी मेहनत को देखते हुए हम कार्यक्रम में हर बार कुछ नए और खास विषयों को चुनकर लेकर आते हैं, जिससे मिली जानकारियों को अपनाकर आप अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि कैसे मक्का और केला फसल में लगने वाले रोगों की पहचान और प्रबंधन के विषय में, और साथ ही पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजनाओं के विषय में। लेकिन सबसे पहले एक नजर कृषि जगत की ओर, खबरें खेती के माध्यम। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास कृषि समाचार में। फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर सरकार दे रही अब सब्सिडी। बदलते मौसम में मुर्गियों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ओयस्टर मशरूम स्वाद और मुनाफा साथ साथ। फसल अवशेषों को खेतों में जलाने की शिकायत बिहार के कुछ जिलों से अभी भी आ रही है। खासकर उन जिलों में इसे रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से टीम गठित की गई है। इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े यंत्रों पर 33% अनुदान देकर क्षेत्रवार किसानों के बीच इसे लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। फसल अवशेषों को कभी भी जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। दरअसल इन्हें जलाने से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, जो मानव एवं पशु स्वास्थ्य के लिए काफी घातक है। खेत में अवशेष जलाने से जमीन की ऊपरी सतह पर रहने वाले मित्र कीट तथा केंचुआ आदि भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन एवं मिट्टी की सेहत पर काफी खराब असर पड़ता है। खेती और पर्यावरण को बचाने के लिए ही फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कारगर यंत्रों पर सरकार अनुदान दे रही है और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों तक जागरूकता भी फैलाई जा रही है। मुर्गी पालक किसान भाइयों, अभी मौसम में काफी बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे मौसम में चूजों के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जिससे चूजे और मुर्गियां ऑक्सीडियोसिस और स्पर्जिलोसिस जैसे रोगों की गिरफ्त में आ सकती है। बचाव का पहला तरीका टीकाकरण है और दूसरा यह है कि इस मौसम में मुर्गियों को नमी से दूर रखें। बाड़े में जो लकड़ी की कुन्नी बिछाई जाती है उसमें या फिर आहार में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के बादीपुर गांव की महिला किसान मंजू देवी से। मंजू देवी की आत्मनिर्भरता का रास्ता निनुआ के इन खेतों से होकर गुजरता है। 10 कट्ठा में मंजू सब्जी की खेती करती हैं और लागत की तुलना में 2 गुना मुनाफा इन्हें एक बेहतर जिंदगी दे रहा है। किसान भाइयों, कहते हैं कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है, बस उसके इस्तेमाल का सलीका पता होना चाहिए। केले की खेती आमतौर पर केला फूल के लिए की जाती है, लेकिन केले के थम से निकलने वाला रेशा भी अपने विविध उपयोगों के लिए काफी मशहूर हो चुका है और अच्छी आय भी दे रहा है। फल लेने के बाद केले के थम से केला रेशा निष्कर्षण मशीन द्वारा रेशा निकालकर उससे कई आकर्षक सामग्रियों का निर्माण किया जा सकता है। केला उत्पादक केला के अलावे रेशे से बने कई सामानों का निर्माण कर उन्हें बाजार में बेचकर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, या हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े संस्थानों में भी इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है। किसान भाइयों, असामान्य वर्षा और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में अभी ओयस्टर मशरूम की खेती कर आप लागत मूल्य से कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय बाजार में ओयस्टर मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ओयस्टर मशरूम की खेती काफी फायदेमंद साबित हो रही है। किसान भाइयों, मशरूम का बटन प्रभेद उपजाना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन ओयस्टर मशरूम आप घर के कमरे में काफी आसानी से उपजा सकते हैं। हर वर्ष अप्रैल से जुलाई माह को छोड़कर आप सालों भर ओयस्टर मशरूम उपजा सकते हैं, क्योंकि मशरूम सालों भर खरीदा और खाया जाता है। ओयस्टर मशरूम लागत की तुलना में आपको काफी अच्छा मुनाफा देती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। अब चलते हैं बाकरगंज
पटना की अनाज मंडी और जानते हैं चावल और गेहूं के ताजा भाव। लोकल गेहूं 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3,600 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, अरबा चावल 4,500 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लोगों को उमस से राहत महसूस होगी। उत्तर बिहार में भारी बारिश तो कहीं मध्य बिहार में छिटपुट बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राजधानी पटना सहित प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने कृषि जगत की तमाम हलचलों को देखा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से विराम का, तो आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि मक्का और केला फसल में होने वाले रोगों के विषय में। तो किसान भाइयों, केला फसल और मक्का फसल की बुआई हो चुकी है और अधिक पैदावार के लिए बेहद जरूरी है फसल की देखभाल और साथ ही जरूरी होता है रोगों से बचाव। तो कैसे करें केला फसल और मक्का फसल में होने वाले रोगों की पहचान और उसका प्रबंधन? इस विषय से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर देवनाथ प्रसाद। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने हर साग सब्जियों की आप खेती करते हैं और उसमें एक विशेष रूप से केला फसल भी आता है। केला हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो पकने वाला केला होता है उसकी प्रजातियां अलग होती हैं और जो सब्जी वाला केला होता है उसकी प्रजाति अलग होती है। तो केला की फसल में क्या क्या रोग हो सकता है और उसका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवनाथ प्रसाद, जो उप निदेशक हैं पौधा संरक्षण विभाग बिहार पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, केला फसल में जो रोग होते हैं उनका हमारे किसान भाई प्रबंधन किस तरह से करें? किसान भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि केला एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल के साथ साथ हमारे टेबल पर्पस यानी खाने के लिए भी केला एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इसमें देखा गया है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां लगती है कि कुछ प्रमुख बीमारियां, जैसे केला के लिए हम लोग देख रहे हैं कि बंची टॉप, जिसको हम गुच्छन रोग के नाम से भी जानते हैं, केला का गुच्छन रोग, यह काफ़ी प्रचलित बीमारी हो गई है। और इसमें पाया जाता है कि जो केला के आभासी तना है उसके शीर्ष भाग में सभी पत्तियां जो होती है एक ही स्थान से निकलती हुई दिखाई पड़ती है। पत्तियां काफ़ी छोटी हो जाती है और उसके सिरे जो होते हैं वह काफ़ी उभरे हुए होते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि इसके मुख्य वाहक कौन है, तो देखा गया है कि इसके मुख्य वाहक केला का जो एफिड्स है, जिसको कि माहू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और वह एफिड इसका वाहक का काम करता है, वेक्टर का काम करता है और इस वायरस के कारण केला में यह रोग उत्पन्न होता है। ये जहाँ तक जाना जाता है कि यह बीमारी लाइलाज है और इसके लग जाने के बाद इसके प्रबंधन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। किसान भाइयों को यह सलाह दी जाती है कि जहाँ कहीं भी जिस बाग में आपको केले के कदली उद्यान में आप देखें कि एक आध पौधे यदि इससे ग्रसित हैं तो उसको तुरंत वहाँ से उखाड़ के हटा दें और उसको डिकम्पोजर के माध्यम से अगर मिट्टी में गाड़ दें और गलाने की व्यवस्था हो तो गला दें, अन्यथा उसको सुखाकर जला दें। और इसके अतिरिक्त वाहक को रोकने के लिए आप किसी भी कीटनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास के एफिड्स के
नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए या उनके आबादी को कम करने के लिए आप इमिडाक्लोरोपिल 17.8 SL प्रति आधा ml 1 लीटर पानी में घोल के अगर उसका हम छिड़काव करते हैं तो बहुत हद तक इसका निदान हो जाता है। किंतु यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है कि केले के पौधे या उसके आभासी तने या उसकी पत्तियाँ काफ़ी चिकनी होती है, अतः स्टिकर का उपयोग करना नहीं भूलें। स्टिकर का ज़रूर इस्तेमाल करें तो आप बाहक का बहुत हद तक निदान कर सकते हैं। तो कई हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि जिनका सवाल ये रहता है कि केला में आमतौर पर ये देखने को आता है कि एक तना छेदक कीट रहता है और केला का पौधा जो रहता है उसमें सड़न नीचे से होने लगता है, गलन जो जिसे हम बोलते हैं। तो सर इसका उपचार क्या है और इस उपचार को करने के लिए हमारे किसान भाई किस तकनीक या किस रासायनिक इसका उपयोग करें? देखिए किसान भाई, यह बहुत ही आम बीमारी और होती जा रही है और ख़ास के जो हमारी टेबल टॉप की वैरायटियां हैं, जो उन्नत प्रभेद की वैरायटियां हैं जिसमें अल्पान मालभोग आदि हैं, उसमें यह बीमारी ज़्यादा देखी जा रही है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि यथासंभव आप जो शक्कर, जिसको हम पुत्ती भी कहते हैं या पौंच कहते हैं, वह आप रोग रोधी किस्म का उपयोग करें। फसल चक्र जरूर अपनाएं। जिस खेत में यह बीमारी लग गई है, गलन, खास के गलन रोग, उसमें यथासंभव आप फसल चक्र अपनावें और अन्य फसलों के लगा के फसल चक्र को पूरा करें। दूसरी बात यह ध्यान देने की है कि जहाँ कहीं भी आप पुत्ती लगा रहे हैं तो पुत्ती का उपचार आप जरूर करें। इसके लिए आप फफूंदनाशी दवा जो हमारे कार्बानडाजिम है उसका सॉल्यूशन बना के, घोल बना के आप पत्ती का उपचार कर लें और यथासंभव मिट्टी का भी आप उपचार कर लें तो बहुत हद तक इस बीमारी से आप निदान पा सकते हैं। किंतु यदि खरीफ फसल में आप देख रहे हैं कि आभासी तना में सरगलन रोग लग गया है तो उस समय भी आप बहुत हद तक इसके निदान के लिए कोई भी फफूंदनाशी जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आदि का उपयोग करके 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल के यदि आप स्टिकर के साथ उपयोग करते हैं तो बहुत हद तक इस रोग के निदान संभव हो पाते हैं। किंतु इसमें कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी रोकथाम बहुत अच्छी चीज़ है अपेक्षाकृत रोगों को इलाज करने से। अतः रोकथाम पर और निगरानी पर विशेष ध्यान देंगे तो आप बहुत हद तक केले की स्वस्थ फसल आप कर सकते हैं। सर हमारी जो केंद्र की सरकार है उसकी भी लगातार ये कोशिश रहती है कि कोई भी हमारे किसान भाई जो खेती कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी की हो, धान गेहूं की हो, तो उसमें जैविक छिड़काव को प्राथमिकता दी जा रही है। तो सर केले में हमारे किसान भाई केला की जो फसल लगाए हैं उनमें किस तरह का जैविक छिड़काव करें ताकि रोग प्रबंधन जो है वो ठीक ठाक ढंग से हो सके? देखिए किसान भाई, आप बहुत सारे बात पर विशेष ध्यान दें कि रासायनिक उपचार से पहले यदि आप जैविक उपचार कर लेते हैं, खास की जैविक कंद का उपचार, एवं जब खरीफ फसल हो तो उसमें हम नीम आधारित कीटनाशी का यदि उपयोग करते हैं तो बहुत हद तक जो हमारे रोग फैलाने वाले कीड़े हैं उनका नाश हो जाता है, उनकी आबादी काफ़ी कम हो जाती है। और मिट्टी का उपचार भी आप जैविक तरीके से कर लेते हैं, जैसे नीम की खल्ली, अंडी की खल्ली, तोरी की खल्ली या हमारे करंज की खल्ली भी अगर मिट्टी उपचार में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी आप उपचार करें तो उपचार का तरीका सही होना चाहिए और उपचार के विधि में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। सर केला फसल में ज़्यादा पैदावार के लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं? देखिए, कहा जाता है कि यदि आप सही ढंग से मिट्टी के पोषक तत्व का प्रबंधन कर लेते हैं एवं उसके अतिरिक्त आप जब कभी भी ध्यान देंगे कि आवश्यकता अनुसार यदि आप मिट्टी उपचार, उसके बाद कंद का उपचार कर लेते हैं तो फसल उपचार की काफ़ी कम आवश्यकता रहती है। तो मिट्टी का सही प्रबंधन में आप जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि का उपयोग करते हुए साथ ही साथ यह भी आप ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है उसका सही ढंग से मिट्टी में उपयोग करें। साथ ही साथ नीम की खल्ली और अंडी की खल्ली आदि यदि हैं तो उसका भी उपयोग आप करते हैं मिट्टी में तो बहुत हद तक मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने में वह सक्षम साबित होती है। आपका हम संदेश अपने किसान भाइयों तक पहुँचाना चाहेंगे कि केले की फसल में हमारे किसान भाइयों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? केले की फसल में किसान भाई विशेष रूप से ध्यान दें कि बाद में प्रबंधन करने से
अच्छा होगा कि वे शुरू में ही प्रारंभिक अवस्था में भी मिट्टी आदि का सही ढंग से प्रबंधन कर लें, आने वाले बीमारियों से बचने के लिए कंद का उपचार सुनिश्चित कर लें, रोगरोधी किस्मों को लगावें और सही समय पर लगावें एवं निगरानी निश्चित रूप से करें। जिस खेत में पाया गया है कि किसान सुबह शाम खेत की निगरानी करते हैं, उसमें बहुत हद तक उनको कम लागत में अच्छे उत्पादन करने की संभावना जो होती है उसकी तरकीब दिखाई पड़ती है और बहुत अच्छे ढंग से वे स्वस्थ केले के फसल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बतलाया कि छोटी छोटी सावधानियों को बरतकर आप अपनी जो केला की फसल लगाए हैं उनमें ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण जो हमारे विशेषज्ञ की राय है उससे आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे केला फसल और मक्का फसल में होने वाले रोगों की पहचान और उसके प्रबंधन के विषय में। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। अगला विषय मेरे लिए भी काफ़ी उत्सुकता भरा है, क्योंकि समतल भूमि में मत्स्य पालन तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण मत्स्य पालन की योजनाओं के विषय में तो कैसे किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए और सरकार की इस पर क्या योजनाएं हैं और यह कैसे मुनाफे का व्यवसाय है, इस विषय से जुड़ी तमाम बातों की जानकारी दे रही हैं हमारी विशेषज्ञ पूजा कुमारी। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, मछली पालन एक लाभदायक व्यवसाय है और इसका पालन करके बहुत ही जल्दी आय में बढ़ोतरी की जा सकती है। इस बात का ध्यान हमारी सरकार भी रख रही है। इसी कारण खासकर जो हमारे दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र हैं उसके 8 जिले में पठारी क्षेत्र तालाब और मत्स्य पालन निर्माण योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत SC और ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के किसान भाइयों को कई सारी सुविधाएं तालाब निर्माण के लिए दी जा रही हैं। तो तालाब निर्माण और मछली पालन में और क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मीठापुर मत्स्य शिक्षा और प्रसार केंद्र की जूनियर लेक्चरर पूजा कुमारी जी। पूजा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो पठारी क्षेत्र में तालाब निर्माण की योजना है वह क्या है और किन किन जिलों में लागू हो रही है। किसान भाइयों, ये योजना है पठारी क्षेत्र में तालाब निर्माण की योजना। पठारी क्षेत्र वो इलाके हैं जो बाहुल्य नहीं है बरसात को लेकर, या फिर वो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर मात्स्यिकी इतनी विकसित नहीं हो सकी। सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ है और पठारी क्षेत्र की योजनाओं में 8 मुख्य ज़िलों को टारगेट किया गया है, लक्षित किया गया है। ये 8 ज़िले हैं रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और मुंगेर। ये 8 ज़िले ऐसे बाहुल्य ज़िले हैं जहां पठार के क्षेत्र, तराई क्षेत्र ज़्यादा हैं और इस महत्वाकांक्षी योजना को सरकार 2023-24 से लागू की हुई है और ये हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। जी पूजा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही हमारे किसान भाइयों को। चूँकि उन जिलों की चर्चा की गई जहाँ पे बारिश की मात्रा अपेक्षाकृत कुछ कम है और भूमि में भी जल संरक्षण की क्षमता कम होती है, तो ऐसे में क्या क्या प्रावधान है, किस तरह तालाब निर्माण हमारे किसान भाई करा सकते हैं। किसान भाइयों, ये योजना सिर्फ निर्माण आधारित योजना नहीं है। इस योजना के 2 मुख्य भाग हैं, एक निर्माण और दूसरा इनपुट जो निर्माण को सपोर्ट करते हैं। ये पूरी एक पैकेज योजना है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि निर्माण तो जब आपने करा लिया तालाब का वो ठीक है, पर उसे सपोर्ट करने के लिए, मात्स्यिकी करने के लिए आपको एयरेटर, सोलर पंप सेट, जितना भी इनपुट का जितना भी अवयव है जैसे कि फिंगरलिंग, फर्टिलाइज़र, आपका केमिकल्स, लाइम, जितना भी प्रोबायोटिक्स है, मेडिसिन है, वो अलग एक इनपुट का आपको सपोर्ट है। फर्स्ट ईयर इनपुट का सपोर्ट इसमें है। साथ साथ तकनीकी सपोर्ट भी है जो अनुमंडल स्तर पे और ज़िला स्तर पर आपको दिया जाएगा। ये योजना उन किसानों के लिए है जिनके पास न्यूनतम आधे एकड़ का रकबा हो और अधिकतम 1 एकड़ का रकबा हो।
न्यूनतम अगर आधे एकड़ का रकबा है तो जल क्षेत्र जो डेवलप होगा वो 0.4 एकड़। इस पूरी योजना को अगर इन 8 ज़िलों में लागू कर दिया गया तो 110 एकड़ जल क्षेत्र का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया जा सकता है, जो न सिर्फ मात्स्यिकी में केंद्रित होगा बल्कि हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो भी उससे हो सकेगा। इस तालाब निर्माण की योजना में जो इनपुट कॉस्ट है वो आप हमारी वेबसाइट www.fisheries.bihar.gov.in पर देख सकते हैं, पूरा एस्टिमेट है वहाँ पर। लेकिन इस तालाब निर्माण की योजना में जो मैं कंस्ट्रक्शन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो ज़मीन से ग्राउंड से 8 फीट आपको मिट्टी को डिग कर लेना है और जो स्लोप होगा वो 1:1.5 होगा। अब अमूमन जो डिगिंग है वो इन क्षेत्रों में थोड़ी ज़्यादा है, वो इसीलिए है ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो और पानी आना और पानी ठहरना एक सर्टेन लेवल पे इन क्षेत्रों में होगा। किसान भाइयों, बहुत ही फायदेमंद रहेगा अगर आप तालाब खोदते हैं तो, लेकिन इसमें और क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है हमारे किसान भाइयों? चूँकि जो पहाड़ी इलाके के हैं या सीमांत किसान हैं, भूमि कम है, संसाधन कम है, तो काम शुरू करने के लिए किसके पास जाए, कहाँ जाएं तो उनको यह बताया जाए, प्रशिक्षण मिले? www.fisheries.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना पंजीकरण करें और ऑनलाइन आवेदन करें। अगर आपको इस प्रकार से कोई तकनीकी कठिनाई हो रही है या व्यवहारिक कठिनाई हो रही है तो हर ज़िले में हमारे यहाँ ज़िला मत्स्य कार्यालय हैं जहाँ पर ज़िला मत्स्य पदाधिकारी होते हैं। ज़िला मत्स्य पदाधिकारी के अंडर में बहुत सारे अनुमंडल स्तरीय मत्स्य प्रसार पदाधिकारी हैं और प्रखंड स्तरीय हमारे विकास पदाधिकारी हैं। तो हर प्रखंड में और हर अनुमंडल में आपके लिए एक पदाधिकारी आपकी सहायता के लिए है। अगर आपको कोई तकनीकी या व्यवहारिक कठिनाई हो रही है तो आप ज़िला को संपर्क कर सकते हैं। रही बात प्रशिक्षण की, तो इसी वेबसाइट पर जाकर आप अपने प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आपका चयन ज़िला स्तर से किया जाएगा और प्रशिक्षण जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र मीठापुर पटना में प्रशिक्षण होता है, DNS शास्त्री नगर में प्रशिक्षण हो रहा है, ICR पटना में, मतलब विद इन स्टेट और आउट ऑफ स्टेट ये दोनों जगह प्रशिक्षण होता है। तो सुविधा के अनुसार या फिर आपका टाइम का स्लॉट के अनुसार आप चाहें तो प्रशिक्षण कर सकते हैं। अब अनुदान के बारे में अगर बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि एक व्यक्ति या एक परिवार को अधिकतम 1 एकड़ रकबा के लिए अनुदान है और न्यूनतम आधा एकड़ रकबा के लिए अनुदान है। ये अनुदान जल क्षेत्र पर है। अब ये अनुदान की राशि 2 भाग में या 2 किश्त में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपकी जितनी प्राकलित राशि है उस पे जब आपने काम किया तो 60% अनुदान आपको तब मिलेगा जब आपने तालाब निर्माण का कार्य पूरा कर लिया और वेरिफिकेशन हो गई, पैसा आपके अकाउंट में। 40% अनुदान आपको तब मिलेगा जब आपने इनपुट के सारे अवयव, जैसे कि 3 HP का सोलर पंप सेट आपने खरीद लिया, GST बिल है, आपने एरेटर लगा दिया, GST बिल है, आपने जितने भी इनपुट का जो भी आपका सीलिंग रहा, इनपुट में हमारा सीलिंग 1,60,000 का है प्रत्येक एकड़ के लिए। 1 हेक्टेयर के लिए 4 लाख के आसपास इनपुट है, तो फर्स्ट ईयर इनपुट हमारा 1 एकड़ के लिए 1,60 का हो जाता है। इसका आपने जब अभिश्रव या प्रमाणक आपने ऑफिस में सबमिट किया, उसके वेरिफिकेशन के बाद, जांच के बाद पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये क्योंकि पैकेज योजना है निर्माण और इनपुट के सहित, इसीलिए इसका अनुदान निर्माण के लिए अलग और इनपुट के लिए अलग अलग किश्त में जाएगा। जब निर्माण हो जाता है तालाब का, उसमें अगर किसान भाई मछली पालन शुरू करना चाहे तो उस समय भी कुछ सहायता मिलती है? इसी को फर्स्ट ईयर इनपुट कहा गया है। फर्स्ट ईयर इनपुट का मतलब कि प्रथम वर्ष यानी पहले क्रॉप साइकिल में आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो सरकार आपको उपलब्ध करा देगी। जैसे फर्टिलाइज़र, मैन्योर हो गया, चूना हो गया, आपके केमिकल हो गए, या फिर कुछ प्रोबायोटिक्स हो गए, आपके फिंगरलिंग यानी कि अंगुलिका के साइज़ का बीज जो आप 6,000 के आसपास आपको डालना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने ख़रीद ली और इसका रसीद आपने सरकारी कार्यालय में, जो ज़िला मत्स्य कार्यालय है, उसमें आपने अभिश्रव या प्रमाणक सबमिट कर दिया, उसके बाद ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो 1 साल के लिए सरकार आपका पूरा ध्यान रख रही है
कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। किसान भाइयों, आपने देखा पठारी क्षेत्र में तालाब निर्माण के लिए सरकार की यह योजना कितनी कारगर साबित हो सकती है, ना सिर्फ मछली पालन के क्षेत्र में बल्कि आपके क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता भी विकसित करने के उद्देश्य से। तो पूजा जी, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जानकारी ली केला और मक्का फसल में होने वाले रोगों की पहचान और प्रबंधन के विषय में, और मेरे लिए भी रोचक रहा है कि पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना। उम्मीद करती हूँ यह नई और ख़ास जानकारियाँ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रही होंगी। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है